हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूँ 21 मई। आज हम 21 मई की जो भी हमारी करंट अफेयर्स होने वाली है द हिंदू न्यूज एनालिसिस की आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आज की हमारी 6 करंट अफेयर्स होंगी। वेनेजुएला के सभी ग्लेशियर समाप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। केवल कुछ ही ग्लेशियर बचे हुए हैं। सिक्किम में याद रखिएगा, भारत के सिक्किम राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि एआई से संचालित यातायात मैनेजमेंट सिस्टम को यहाँ पर लागू किया गया है। इसके बारे में समझेंगे। विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया इस वर्ष का, और इतना खास क्यों है इसको देख लेते हैं। आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन, आपको पता होगा कि भारत के 3 जो न्याय प्रशासन है उस पर कुछ बदलाव किए गए थे। इसकी थोड़ा डिटेल्स हम देख लेंगे। विश्व मधुमक्खी दिवस ये डबल आ चुका है ना। और माइटोजिनोम, यहाँ माइटोजिनोम क्या है इसको यहाँ पर हम देख लेंगे। एक एक करके चीजों को समझते हैं। आज की हमारी पहली करंट अफेयर्स है वेनेजुएला के सभी ग्लेशियर समाप्त होने की कगार पर। अगर हम वेनेजुएला की बात करें, वेनेजुएला कहाँ पर है तो आपको पता होना चाहिए, साउथ अमेरिका में। याद रखिए कहाँ पर, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में वेनेजुएला स्थित है, ध्यान रखिएगा। कुछ स्थितियों की वेनेजुएला की बात करेंगे पूरी डिटेल से, लेकिन अभी चर्चा में क्यों है तो वेनेजुएला के अपने सभी ग्लेशियर, याद रखिएगा क्या है, वेनेजुएला के अपने सभी ग्लेशियर को पूरी तरह गंवाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को पूरी तरह गंवा चुका है। याद रखिएगा दुनिया का पहला देश बन चुका है। वेरी इंपोर्टेंट खबर है, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। वर्ष 1910 में वेनेजुएला में 6 ग्लेशियर थे। 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए थे। 6 में से 5 ग्लेशियर वर्ष 2011 में ही गायब हो चुके थे। यार कितना, 5। अगर 6 ग्लेशियर थे, उन 6 ग्लेशियरों में अगर देखा जाए तो 5 ग्लेशियर ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं। अंतिम बचा हम्बोल्ट ग्लेशियर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। याद रखिएगा जो ग्लेशियर है, वेनेजुएला दुनिया का ऐसा पहला देश बन चुका है जहां पे पूरी तरीके से ग्लेशियर समाप्त हो चुके हैं और सिर्फ एक ग्लेशियर बचा है, वो भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, अंतिम दौर पर। वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि हम्बोल्ट ग्लेशियर 1 और दशक तक चलेगा। कितना, केवल 10 साल ही चलेगा, लेकिन यह अपेक्षा से अधिक तेज गति से पिघल रहा है। मतलब कि वैज्ञानिक साइंटिस्टों ने जो उम्मीद जताई है 10 साल, उस 10 साल के पहले ही हो सकता है समाप्त हो जाए, क्योंकि 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र में यह सिमट कर रह चुका है। इसके कारण यह ग्लेशियर से बर्फ के मैदान में बदल चुका है। जो कि आपने फोटो दिखाया है, ये ग्लेशियर के बर्फ के मैदान में बदल चुका है। ग्लेशियर मूल रूप से बर्फ के बड़े और मोटे समूह होते हैं जो सर्दियों, याद रखिएगा सर्दियों से बर्फ जमा होने के कारण भूमि पर बनते हैं। वेनेजुएला की कुछ स्थिति की बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप में स्थित एक देश है। याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका जो स्थित है आप लोगों को पता होगा, उस साउथ अमेरिका का एक कंट्री है वेनेजुएला। इसकी सीमा की बात की जाए तो गुआना, ब्राजील और कोलंबिया से लगती है। ब्राजील की बात की जाए तो इसके साउथ में लगती है, और अगर बात करें हम गुआना की तो इसकी ईस्ट में लगती है, और कोलंबिया की बात की जाए तो वेस्ट में लगती है। वेनेजुएला की राजधानी की बात की जाए तो काराकास है। क्या है, काराकास इसकी राजधानी है। वेनेजुएला बोलिवियर वेनेजुएला की मुद्रा है। याद रखिएगा मुद्रा क्या है, वेनेजुएला बोलिवियर वेनेजुएला की मुद्रा है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है। ऑयल अगर बात की जाए दुनिया में कहाँ सबसे अधिक ज्ञात भंडार है तो वेनेजुएला के पास ही है। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल्स कहाँ पर है, आप मुझे ये कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, और किस नदी पर बना हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करने से पहले एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, और क्वेश्चन का जवाब आप लोग को मुझे देना है। वेनेजुएला की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं लगती है। मैंने आपको 3 देश के नाम बताए थे, उन 3 देशों में से एक चौथा देश का नाम यहाँ पर एक्स्ट्रा बना हुआ है, लिखा हुआ है। आपको बताना है कमेंट में कौन से देश की सीमा नहीं लगती है, गुआना, ब्राजील, कोलंबिया या फिर पेरू। कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। साथ में दूसरी सेकंड करंट अफेयर्स की बात करते हैं हम। सेकंड हमारी करंट अफेयर्स है सिक्किम में। कहां पर, सिक्किम में। याद रखिएगा सिक्किम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। किससे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आ रही थी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात, एंड्रॉइड ऐप हमारा आ चुका है। उस एंड्रॉइड ऐप को आप लोग डाउनलोड करके मल्टीपल टेस्ट सीरीज दे सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम है नट लर्निंग ऐप। एंड्रॉइड पे सर्च भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं सिक्किम में एआई से संचालित यातायात जो प्रणाली है, परिवहन विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा।
तो सिक्किम परिवहन विभाग इसको शुरुआत करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यातायात प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण करना और विनियामक दक्षता में सुधार करना। मतलब कि इसका जो डिजिटलाइजेशन है, एक तरीके से आधुनिकीकरण है, इसका आधुनिकीकरण करना और जो रेगुलेशन या फिर रेगुलेट करना है उसमें इफिशियंसी मतलब कि ट्रांसपेरेंसी के साथ इसमें सुधार करना प्रमुख उद्देश्य है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित यह प्रणाली सड़क पर चलने वाले वाहनों के कागज जैसे कि इंश्योरेंस, पीयूसी, फिटनेस आदि को स्वचालित तरीके से चेक करेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे करेगा? वो सभी कारण एआई से माध्यम से किया जाएगा, क्योंकि एआई आपको सारी चीज की जानकारी दे सकता है। क्योंकि आपका जो नंबर होता है, याद रखिएगा, आपका जो गाड़ी नंबर होगा उस एआई के माध्यम से गाड़ी नंबर चेक किया जाएगा और ऑटोमेटिकली सारी चीजों को, इंश्योरेंस हुआ, पीयूसी हुआ, फिटनेस हुआ, सारी चीजों को चेक कर लेगा ऑटोमेटिक। अगर किसी के कागजातों में कमी पाई जाती है तो उस वाहन का ई चालान जनरेट ऑटोमेटिकली कर दिया जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी खबर है। इसके माध्यम से रेड लाइट जंप करने, स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने, अपनी लेन में नहीं चलने वाले वाहनों पर भी एआई के माध्यम से नजर रखी जा सकती है। सिक्किम की बात की जाए तो इसकी सीमा नेपाल और भूटान से लगती है और नॉर्थ में चाइना से भी लगती है। तो सिक्किम 3 देश की सीमाओं से घिरा हुआ है। इंपॉर्टेंट है। पहले फेज में सिक्किम में 16 जगहों पर इस सिस्टम को लगाया जाएगा। इसके बाद पुलिस की ओर से फीडबैक लिया जाएगा। अगर फीडबैक पॉजिटिव रहता है तो दूसरे फेज को इसमें पूरे सिक्किम में लागू कर दिया जाएगा और धीरे धीरे अन्य राज्यों से होते हुए पूरे भारत में इसको लागू करने की योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करते हैं, विश्व मधुमक्खी दिवस। इस वर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया है, याद रखिएगा। और 20 मई को किस किस का बर्थडे है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग मुझे बताएगा। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसके लिए मधुमक्खियों और परागकणों की भूमिका को स्वीकार करना। विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 की इस वर्ष की थीम रही है बी इंगेज्ड विथ यूथ, क्या रखेगा। तो वेरी इंपोर्टेंट इसकी थीम है और थीम एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, तो थीम को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य मतलब कि यूएन के सदस्य देशों ने दिसंबर 2017 से 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित करने के स्लोवानिया का प्रस्ताव को मंजूरी दी हुई थी। विश्व मधुमक्खी दिवस पहली बार 20 मई 2018 को मनाया गया था, क्योंकि दिसंबर 2017 में इसको प्रस्ताव को मंजूरी मिली, तो तुरंत अगले साल ही 20 मई 2018 को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया गया। 20 मई 1734 को मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जानसा का जन्म हुआ था, याद रखेगा। तो विश्व मधुमक्खी दिवस के बारे में थोड़ी सी खबर है लेकिन इंपोर्टेंट है। और ये खबर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेरी इंपोर्टेंट खबर है। क्यों इंपोर्टेंट है देखते हैं। आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन। तो आपको यहाँ पर आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े कानून तो बताएंगे ही रहेंगे, लेकिन अभी चर्चा में क्यों है इसको देखते हैं। तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने असम सरकार के सहयोग से, यार केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने मतलब कि यहाँ पर लॉ एंड जस्टिस जो मिनिस्ट्री है उसने असम सरकार के सहयोग से गुवाहाटी में, असम की राजधानी गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ का आयोजन किया हुआ। इसका उद्देश्य है जो ब्रिटिश काल के आपराधिक कानून थे उनको निरस्त करना और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली संबंधित नए कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करना लोगों को। तो जो ब्रिटिश काल क्या रखेगा, जब हम गुलाम थे उस समय बहुत सारे कानून बने थे, 1773 में, 1816 में, 1860 में, कई सारे मल्टीपल कानून बने थे। उन कानूनों को निरस्त करना आपराधिक कानून थे और उनकी जगह पे न्यू लॉ, याद रखिएगा, न्यू लॉ को जनरेट करना या बनाना और उसके लिए लोगों को जागरूकता पैदा करना, ये इंपोर्टेंट अपने आप में खबर है। असम के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर प्रमुख नियुक्त हुए थे और रहे भी थे वहां पर। आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े कानून की बात किया है तो कौन कौन से बदले गए। भारतीय न्याय संहिता 2023 को भारतीय दंड संहिता 1860 में स्थान लिया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को स्थान मिला है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को मिला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान। तो ये जो 3 कानून है वेरी इंपोर्टेंट है और ये रिप्लेस कर दिए गए। ये तीनों कानून कब से लागू हो जाएंगे तो 1 जुलाई 2024 से इनको लागू कर दिया जाएगा। अब आप सोचोगे इसकी डिटेल से वीडियो आप मैंने क्यों नहीं बताया है, तो डिटेल पूरी मैंने आप लोगों को एक पेज ऑफिशियली वीडियो बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी या फिर आप चैनल पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्रॉपर इस पर एक मैंने वीडियो बनाई थी, आप उसको देख सकते हो। ये जो नए कानून है 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू कर दिए जाएंगे। शाहुल क्या है?
जो इतना खबर आ चुका है, केवल नाम ही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है शाहुल राहुल क्या है, इसके बारे में बहुत डिटेल से मैंने बात करूंगा। और जल्दी से आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए। और ऐप भी है जिसको आप लोग डाउनलोड तो करना बनता है, डाउनलोड करके आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, यूपीएससी एसटीएट पीसीएस एमपीपीएससी यूपीपीसीएस बीपीएससी आरएएस पुलिस कांस्टेबल एसएससी सीजीएल बैंक रेलवे मल्टीपल टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हो 20-20 25-25 हजार क्वेश्चनों के साथ। खैर साहुल क्या है, शाहुल के बारे में अगर हम बात करें, याद रखिएगा साहुल को पुरातत्वविदों ने अटलांटिस जैसे प्राचीन महाद्वीप स्थल खंड के साक्ष्य की खोज की है। तो यहाँ पर एक साहुल की खोज की गई है जो कि प्राचीन महाद्वीप या स्थल खंड के साक्ष्य के रूप में। खोज के संबंध में प्रमुख बिंदु की बात की जाए तो इस स्थल खंड को साहुल नाम दिया गया है। क्या नाम, शाहुल नाम दिया गया है। लगभग 7000 दशक पहले यह स्थल खंड समुद्र की सतह से ऊपर था। इसने 70 वर्ष से भी अधिक समय पहले प्राचीन मनुष्यों को एशियाई महाद्वीप से ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने में मदद भी किया हुआ था। कितना, 70 वर्ष पहले। साहुल का विकास कैसे हुआ, साहुल को एक सुपर कॉन्टिनेंट या फिर महाद्वीप कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है, सुपर कॉन्टिनेंट या फिर एक महाद्वीप। पृथ्वी की सतह पर महाद्वीप के रूप में इसका विकास अंतिम हिमयुग के मध्यकाल में हुआ था। जो अंतिम आइस एज था उसके मध्यकाल में हुआ था, क्योंकि हिमयुग के कारण पृथ्वी का जो जल स्तर है वो हिमनदीकरण ग्लेशिएशन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे साहुल जैसे कुछ स्थल भूखंडों की हिमाच्छादित हो गए। वर्तमान ऑस्ट्रेलिया को उत्तर में पापुआ न्यू गिनी एवं दक्षिण में तस्मानिया से जोड़ता है। वर्तमान में जो ऑस्ट्रेलिया है उस ऑस्ट्रेलिया को उत्तर में देखोगे, नॉर्थ में, मैप में देखो आप लोग, नॉर्थ में देखोगे तो पापुआ न्यू गिनी है, और साउथ में अगर आप लोग देखोगे तो तस्मानिया है। तो ये जोड़ता भी है। अगर हम उपलब्ध आंकड़ों की बात की जाए तो भूवैज्ञानिक को पर्यावरणीय पारिस्थितियों की रिवर्स इंजीनियरिंग के आधार पर शोधकर्ता ने साहुल के प्राकृतिक स्थिति का सिमुलेशन किया हुआ है। इस सिमुलेशन के उपयोग से समझने में मदद मिली कि मनुष्य प्रतिकूल समय में भोजन एवं आश्रय की तलाश में अपरिचित परिस्थितियों में भी दुनिया भर में बहुत तेजी से आगे बढ़ते रहे हैं। तो बात की जा रही है कि भोजन और आश्रय मतलब कि रहने की तलाश में अगर उन स्थानों को या उन परिस्थिति के बारे में नहीं जानते थे, फिर भी हम आगे बढ़ते रहे और सिमुलेशन होता रहा। माइटोजिनोम, ये वेरी इंपोर्टेंट खबर है। माइटोजिनोम सेल माइक्रोटोनिया और मिथोकॉन्ड्रियल डीएनए जिसको हम कहते हैं, इन सभी चीजों से मिलकर माइटोजिनोम एक खबर आई है। कहाँ की खबर है, दक्षिण अफ्रीका मतलब कि साउथ अफ्रीका की एक खबर है। रखिएगा किसकी, साउथ अफ्रीका महाद्वीप की खबर है। मम्प्यूलांगा प्रांत में पाए जाने वाले तेंदुआ पर, किस पर है, तेंदुआ पर, तेंदुआ पर किए गए माइटोजिनोम आनुवंशिक शोध के अनुसार इनकी उत्पत्ति लगभग 1 मिलियन वर्ष पूर्व हिमयुग के दौरान मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका के तेंदुओं से हुई थी। याद रखिएगा कितने मिलियन वर्ष पूर्व, 1 मिलियन वर्ष पूर्व हिमयुग के दौरान हुई थी। क्या है माइटोजिनोम, तो डीएनए कोशिकाओं के केंद्र के अलावा माइक्रोकॉन्ड्रियल जीनोम या माइटोजिनोम भी पाया जाता है। माइटोजिनोम डीएनए का एक अणु होते हैं जो कि कोशिका के केंद्रक के बाहर चारों ओर तैरते रहते हैं। याद रखिएगा जो कोशिका का केंद्रक होता है उसके चारों ओर ये तैरते रहते हैं। एक विशिष्ट आनुवंशिक जानकारी का संग्रह होता है और मात्र रूप से विरासत में मिलती है, अर्थात इसमें केवल मां से संतानों में आने वाली आनुवंशिक जारी ही होती है। ये कोशिका इतनी प्रचुर मात्रा में होती है कि इन्हें निकालना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। माइटोजिनोम का अध्ययन किसी प्रजाति की वंशावली को ट्रैक करने एक विश्वसनीय तरीका है, क्योंकि जीन समय के साथ नियमित दर पर उत्परिवर्तन करते रहते हैं। मतलब जीन होते हैं वो समय के साथ एक परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन माइटोजिनोम एक वंशावली को ट्रैक करने का एक आसान और विश्वसनीय तरीका होता है। शोध अध्ययन के निष्कर्षों की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका में तेंदुओं की उत्पत्ति 2 अद्वितीय समूहों मतलब कि 2 परिवारों उप परिवारों से हुई है, जो कि लगभग 0.8 मिलियन वर्ष पूर्व दक्षिणी एवं मध्य अफ्रीका में पाए जाते थे। इन समूहों की उत्पत्ति संभवतः 1.6 मिलियन से 0.52 मिलियन वर्ष पहले मध्य प्लेस्टोसीन मतलब कि हिमयुग के दौरान की गई थी, जब दुनिया एक अस्थिर जलवायु की स्थिति में थी। मतलब स्थिर जलवायु में हुई थी, जलवायु परिवर्तन होता रहा था वहां। प्लेस्टोसीन युग की बात की जाए जिसे हिमयुग भी कहा जाता है, गर्म एवं आर्द्र जलवायु के साथ बारी बारी ठंडे एवं शुष्क चक्रों के लिए चिन्हित किया गया है। इसने पूरे अफ्रीका महाद्वीप के परिदृश्य में काफी बदलाव भी किया था, जैसे कि सवाना घास के मैदानों का बार बार विस्तार और संकुचन होना। सवाना घास से उसका बार बार विस्तार हो रहा था और बार बार यहाँ पर संकुचन भी हो रहा था।
शुष्क अवधि के दौरान जानवरों की आबादी में बिखराव भी पाया जाता है, क्योंकि घास के मैदान रेगिस्तान में भी परिवर्तन यहाँ पर हो चुके थे, क्योंकि बार बार जब मैदान का विस्तार और संकुचन हो रहा था तो रेगिस्तान में भी परिवर्तित हो रहे थे। तो आज की जो यहाँ पर 6 करंट अफेयर्स थी, मैंने उस पर बात की है, वेरी इंपॉर्टेंट खबर थी आपके लिए। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो आप लोग जरूर यहाँ पर बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा। साथ में हमारा ऐप है नट लर्निंग ऐप, इसको डाउनलोड करके आप लोग टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, उसको आप लोग एक बार जरूर लगा लीजिएगा। आज के लिए समाप्त करते हैं। थैंक यू।